सोचिए 10 नवंबर 2025 की एक बिल्कुल आम सी शाम। दिल्ली का लाल किला इलाका लोगों से चहल पहल से भरा हुआ है और फिर अचानक एक जोरदार धमाका हवा को चीर देता है और पल भर में सब कुछ बदल जाता है। आज हम 2025 के इसी दिल्ली कार धमाके की जांच की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे सुरागों ने मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाई जो किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। तो चलिए सबसे पहले मामले के जो बुनियादी तथ्य हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025। जगह दिल्ली का लाल किला। हमला एक कार बम से हुआ था। इस धमाके में हमलावर समेत 15 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये वो शुरुआती जानकारी थी जिसने शहर के हाल के इतिहास की सबसे उलझी हुई जांचों में से एक की नींव रखी। धमाके के ठीक बाद उस अफरा तफरी के माहौल में आखिर हुआ क्या था? अधिकारियों के सामने जो सबसे पहली चुनौती थी वो ये समझना था कि आखिर ये है क्या। आइए देखते हैं कि कैसे वो शुरुआती उलझन एक खौफनाक नतीजे में बदली कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि आतंक का एक सोचा समझा हमला था। जब दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची तो जो सबूत मिले वो एक भयानक सच की तरफ इशारा कर रहे थे। देखिए, ये कोई टाइमर पर लगाकर छोड़ा गया बम नहीं लग रहा था। सबूत इशारा कर रहे थे एक आत्मघाती हमले की तरफ, एक ऐसी रणनीति जो ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाने के लिए ही बनाई जाती है। और शुरुआती अनुमानों ने तो मामले को और भी गंभीर बना दिया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि गाड़ी के अंदर शायद 3 लोग हो सकते थे। इसके बाद घटनाओं का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 10 नवंबर की शाम 6:52 पर धमाका होता है। उसी रात तक जांच की दिशा आत्मघाती हमले की थ्योरी पर पूरी तरह केंद्रित हो चुकी थी। और फिर सिर्फ 48 घंटों के अंदर 12 नवंबर को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया, ये एक आतंकवादी हमला था। इतनी तेजी से इस नतीजे पर पहुंचना ये बताता है कि अधिकारियों के पास ये मानने के पुख्ता कारण थे कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। जैसे ही इसे आतंकी हमला घोषित किया गया, असली दौड़ शुरू हुई जिम्मेदार लोगों को खोजने की। अब हम उस बारीक फॉरेंसिक काम में उतरते हैं जो इसके बाद हुआ। सोचिए, कोई एक जली हुई कार के मलबे से संदिग्धों के एक पूरे नेटवर्क तक कैसे पहुंचता है? इसकी शुरुआत होती है पीछे छोड़े गए सबूतों से। इस पहेली का जो पहला और सबसे अहम टुकड़ा मिला वो था धमाके के अवशेषों का विश्लेषण। विस्फोटक की पहचान हुई अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यानी ANFO के तौर पर। अब ये कोई साधारण बम नहीं है, ये अपनी जबरदस्त विनाशकारी ताकत और भीषण आग लगाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। और इसी से ये साफ हो गया कि आसपास की इतनी सारी गाड़ियां आग की चपेट में आखिर क्यों आ गई। यहाँ से जांच ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक और तार्किक रास्ता पकड़ा। सबसे पहले हथियार की पहचान हुई, ANFO। इसके बाद सारा ध्यान उस गाड़ी पर गया जिससे हमला किया गया था। कार के मालिकाना हक के रिकॉर्ड को खंगालना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सुराग मिलने वाला था वो आखिरी कदम से आना था, गाड़ी के अंदर मिले इंसानी अवशेषों का DNA विश्लेषण। इसी से इस त्रासदी को एक नाम मिलने की उम्मीद थी। और इन्हीं मेथोडिकल कदमों ने जांच में एक चौंकाने वाली सफलता दिलाई। DNA एनालिसिस और गाड़ी के रिकॉर्ड्स ने न केवल एक पहचान दी बल्कि एक ऐसी प्रोफाइल को सामने लाकर खड़ा कर दिया जो इतनी अप्रत्याशित थी कि उसने इस बारे में बनी बनाई धारणाओं को चुनौती दे दी कि आखिर इस तरह का काम कौन कर सकता है। गाड़ी के रिकॉर्ड्स जांचकर्ताओं को सीधे एक नाम तक ले गए, उमर मोहम्मद। अचानक ये हमला अब कोई गुमनाम कार्रवाई नहीं रह गया था, अब इसका एक चेहरा था, एक पहचान थी। और ये टीम के लिए पहला ठोस सुराग था जिस पर आगे बढ़ा जा सकता था। तो कौन था ये उमर मोहम्मद? जो प्रोफाइल सामने आई वो सच में हैरान करने वाली थी। वो पुलवामा का रहने वाला एक डॉक्टर था जो फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में काम करता था। मतलब एक ऐसा पेशा जो जीवन बचाने के लिए समर्पित है। फिर भी DNA ने बिना किसी शक के ये साबित कर दिया कि धमाके के वक्त वो कार में ही मौजूद था। और बाद की जांच में उसके तार एक जाने माने आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप भी सामने आए। लेकिन जांच उमर मोहम्मद पर आकर खत्म नहीं हुई। असल में उसकी पहचान कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। जल्द ही ये साफ हो गया कि वो अकेला काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक बहुत बड़ी और संगठित मशीन का महज एक पुर्जा था। अब अगला काम था इस पूरे नेटवर्क का नक्शा तैयार करना। 2900 किलोग्राम,
ये उस विस्फोटक का वजन है जिसे पुलिस ने लाल किले पर हमले से पहले ही शहर में हुई छापेमारी में जब्त किया था। ये चौंकाने वाला आंकड़ा इस बात का सबूत है कि एक बड़े पैमाने पर आतंकी ऑपरेशन पहले से ही चल रहा था और ये कार बम एक बहुत बड़े और जानलेवा प्लान का शायद सिर्फ एक हिस्सा था। और यहीं पर सारी कड़ियां आकर जुड़ गईं। जांच में पता चला कि उमर मोहम्मद के कथित तौर पर उन लोगों से संबंध थे जिन्हें उन पिछली छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इसका मतलब वो कहीं से अचानक आया कोई अकेला हमलावर नहीं था, वो एक सक्रिय आतंकी सेल का हिस्सा था जिस पर अधिकारियों की पहले से ही नजर थी। तो ये नेटवर्क आखिर दिखता कैसा था? खैर, आधिकारिक रिपोर्टें एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती हैं। एक ऐसा सेल जिसमें फरीदाबाद और कश्मीर के डॉक्टरों सहित कई पढ़े लिखे पेशेवर शामिल थे। जांच में विदेशी हैंडलर से जुड़े तार भी सामने आए और इस पूरे मकसद को आधिकारिक तौर पर इस्लामिक आतंकवाद के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ये पूरा विश्लेषण हमें सिर्फ एक जांच के विवरण से कहीं आगे ले जाता है और एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब वो लोग जिन पर हम इलाज करने और बचाने के लिए भरोसा करते हैं, समाज के स्तंभ जैसे डॉक्टर, कथित तौर पर जाने लेने के लिए बने एक नेटवर्क का हिस्सा पाए जाते हैं, तो ये हमारे समाज में छिपी दरारों के बारे में क्या बताता है? और ऐसे में हम सच में किस पर भरोसा कर